नमस्कार, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज। इन दिनों कोरोना की तीसरी लहर आई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले मुख्यमंत्रियों की बैठक में सख्त लहजे में कहा कि कोई ढिलाई भी नहीं और किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहीं तरह दूसरी ओर सवाल उठाए जा रहे हैं कि बंगाल चुनावों में जिस तरह से चुनावी सभाओं में लाखों लोग शामिल हो रहे हैं, क्या उसमें कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है? क्या कहेंगे सर? आज हमारे साथ फिर से मैं बता दूं कि प्रधान संपादक सलामत मियां जी स्टूडियो में है। उनसे ये जानेंगे कि आखिर 2 तरह की राय क्यों अपनाई जा रही है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि सावधानी बरतिए और दूसरी तरफ चुनावी सभाओं में लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। क्या कहेंगे सर? एक्चुअल में जो मैंने महसूस किया है कि वो ये है कि कोरोना बहुत समझदार वायरस हैगा। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ जाता नहीं है। चुनाव जब ख़त्म हो जाएंगे तो लगता है फिर पश्चिमी बंगाल में वो जा सकता है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब वो तमाम प्रवासी मजदूर निकले थे तो कितनी काफसी आ गई थी, लेकिन जब बिहार के चुनाव हुए तो वहाँ पता नहीं चला कि कहीं देश में कोरोना था भी या नहीं था। तो कोरोना बहुत समझदार वायरस हैगा और हो सकता है कि इसीलिए अभी पश्चिम बंगाल नहीं गया हो और रैलियाँ वहाँ खूब हो रही हों। लेकिन ये चीज़ें बहुत अच्छे संकेत नहीं है। एक तरफ हम ये बात करते हैं कि लापरवाही नहीं होना चाहिए और उसके बाद हम खुद वहाँ इतनी बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठी होती है, तो मुझे लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं जब बस अपना काम सीधा, बाकी कोई कुछ नहीं, जनता जो है जाए उसमें, वो वाला हिसाब है। जी हाँ, कोरोना को लेकर सरकार भी ऐसा लगता है कि गफलत में है। एक और तो जनता से कड़ाई और सावधानी बरतने की अपील की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बंगाल के चुनाव में लाखों लाख लोग भीड़ इकट्ठी हो रही है। बात करते हैं बंगाल चुनाव में। आखिर यह सवाल भी उठ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट करके ये क्यों बताना पड़ रहा है कि भाजपा बंगाल में जीत रही है? क्या बंगाल में भाजपा की स्थिति वैसी नहीं है जैसी वहां के नेता या दिल्ली के में बैठे नेता दावा कर रहे हैं? क्या लग रहा है सर, अब जब चुनाव होने में 1 सप्ताह रह गया है, आज 20 तारीख, पहला मतदान जो है 27 मार्च को होने वाला, क्या बंगाल की स्थिति में आप स्थिति को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक आपको भी याद है और हमें भी याद है कि जब राज्यों के चुनाव होते हैं तो उसमें प्रधानमंत्री पहले बहुत कम जाया करते थे, लेकिन अब हमारे पास केवल नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई चेहरा नहीं है। वो जाहिर है कि वो जहाँ जाते हैं वो माहौल बदल देते हैं, तो इसलिए इस लिहाज से वो जिस चीज़ वहाँ चल रहा है मामला वो चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे तस्वीर दिखाई दी जा रही है, ज़मीनी तौर पर ऐसा नहीं हैगा। मेरे बीजेपी खुद एक बड़े लीडर से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि वहाँ पे जिस तरह की तस्वीर है, जो कार्यकर्ताओं का एक तरीके का वहाँ काम करने का जो सिस्टम है, वो उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग है। वहाँ पे वक्त से पहले ये पता नहीं चल पाता कि कल किस करवट उठ बैठेगा। जो लोग बीजेपी के साथ प्रचार करते हैं वो दूसरे दिन फिर टीएमसी का चले जाते हैं। तो बंगाल की स्थिति बहुत ऐसी बिल्कुल साफ नहीं है कि हम कह सकते हैं कि वहाँ किसी भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही हो। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि जहाँ पे कभी वेस्ट बंगाल में बीजेपी का कोई जनाधार नहीं था, जहाँ पे पहले कोई इस तरह की माहौल नहीं होता था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वह माहौल बहुत अच्छा बन गया है। अब वो माहौल, वो भीड़ वोट में कैसे तब्दील होता है तो वह बताएगा। जी हाँ, प्रधान संपादक जी का यह कहना कि जिस तरह जो भीड़ दिखाई दे रही है प्रधानमंत्री या दूसरे नेताओं की सभाओं में, क्या यह भीड़ वोट में तब्दील हो जाएगी? कुछ भाजपा नेता जो यहाँ से गाजियाबाद से बंगाल चुनाव प्रचार में गए, उनसे मेरी भी बात हुई है। वो कह रहे हैं कि बंगाल का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल भरा चुनाव है, क्योंकि वहाँ ग्राउंड लेवल पर आरएसएस का संगठन नहीं है। आरएसएस के संगठन को वहां जमने ही नहीं दिया, वहां शाखाएं नहीं होती है, जिस वजह से बीजेपी को ग्रास रूट लेवल पर फिर से संगठन को खड़ा करना पड़ा। ऐसे में दूसरे राज्यों के मुकाबले वहां चुनाव बहुत कठिन है। एक सवाल और महत्वपूर्ण होता है, जैसे हमने देखा कि बंगाल में बहुत ज्यादा हिंसा की घटनाएं हो रही है और वहां जो भी होता है वो चुनाव के साथ जुड़ जाता है। सर, एक सवाल ये उठता है, एक ने मुझसे पूछा कि जब उत्तर प्रदेश में कोई
किसी की मौत हो जाती है, चाहे घटना में, दुर्घटना, गोली मार दी, तो वो कहता है फला आदमी फला उसमें मर गया। लेकिन जब बंगाल में वही होता है तो कहता है कि तृणमूल के समर्थक ने बीजेपी के समर्थक को मार दिया, या बीजेपी के समर्थक ने तृणमूल को मार। क्या ये कोई ऐसा संकेत दिख रहा है कि वहां की जो राजनीति है उसमें अपराध भी उसका भी घालमेल हो गया? नहीं, देखिए ये मुझे लगता है कि वहाँ की तस्वीर बहुत अलग हैगी। और जैसे आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने 136 भाजपा नेताओं की कुर्बानी दी है, तो वहाँ का चुनाव और वहाँ का माहौल और राज्यों से बिल्कुल अलग है। जैसा भी आपने कहा, हमारे संघ की शाखाएँ नहीं लगती हैं, वहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो और राज्यों में नहीं होता। वहाँ बहुत चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पाबंदी हैं, वहाँ पे पाबंदियाँ नहीं हैं। वहाँ उस राज्य का मिजाज बिल्कुल अलग है। और जैसे आपने बताया गाजियाबाद के बीजेपी के नेता, तो मेरी भी कई लोगों से बात हुई, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे जैसे हमारे उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में जो संघ की शाखाएँ या संघ का बहुत अच्छा वर्चस्व है, वहाँ पे टीएमसी वालों का है कि घर घर में टीएमसी के लोग हैं और वो जा के बिल्कुल माहौल को करते हैं। अब जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी में आए, वो पहले से टीएमसी से उनका सही मामला था ही नहीं, वो टीएमसी में रह के भी बिल्कुल अलग थलग थे। तो मुझे लगता है कि बंगाल चुनाव में जो है कोई सरप्राइज रिजल्ट आएंगे, मुझे लगता नहीं है। एक खबर और हो रही है, जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह दावा कर रहे हैं कि बीजेपी वहां 200 से ज्यादा सीटें लेकर आएगी। लेकिन जो बीजेपी के संगठन महामंत्री है बीएल संतोष, उनका एक लेटेस्ट बयान आया है कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी कहीं 160 के करीब सीटें जीत सकती है। इसका मतलब है कि बीजेपी में भी अभी कितनी सीटें वो जीत पाएंगे, इसको लेकर कोई एक मत नहीं है। देखिए, वो सवाल ये होता है कि जहाँ कार्यकर्ता होते हैं वो आने के बाद बताते रहते हैं कि साहब हम वहाँ स्थिति बहुत है। जब तक रिजल्ट नहीं आता तो हर आदमी दावा कर सकता है कि हम 200 लेके आ रहे हैं, 300 लेके आ रहे हैं। वो तो जब काउंटिंग होगी तभी असली तस्वीर पता चलती है। पहले से अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। देखिए, पहले तो चुनाव में, आज के चुनाव में बहुत फ़र्क आ गया भट्टाचार्य जी। पहले लोग हवा से लगा लिया करते थे कि भाई फला हमारी हवा चल रही है और चुनाव में हम सीट जीत रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में मतदाता इतना होशियार हो गया है कि वो पोलिंग बूथ पे जाते जाते भी अपने पत्ते नहीं खोलता है। तो ये गृह मंत्री जी के पास अपनी एजेंसीज़ हैं तमाम, हो सकता है उनको कहीं जानकारी इस तरह की हो। लेकिन मैं एज ए जर्नलिस्ट इस बात को कहता हूँ कि अभी मतदाताओं के रुख को समझना बहुत कठिन हो गया। जब तक पोलिंग बूथ पे जाके वो आखिरी मोहर ना लगा दे, हम कुछ नहीं कह सकते। जी हाँ, अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। एक सवाल और है कि बीजेपी ने वहां अपनी पूरी फौज उतार दी है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री एवं बड़े बड़े नेता, मिथुन चक्रवर्ती भी प्रचार कर, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की ओर से सिर्फ दीदी। क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, फौज उतारने से चुनाव नहीं जीते जाते, माहौल बना सकते हैं आप जितनी भी अगर फौज उतार देंगे उससे जाहिर है माहौल तो बनी जाएगा आपके, लेकिन चुनाव जीत जाएंगे ये गारंटी नहीं है। आपको याद होगा दिल्ली में भी इस तरह की हुई थी, 250 MP लगातार, कितने मिनिस्टर्स वो सब लोग लगाए गए थे, लेकिन वो रिजल्ट क्या रहा। तो मुझे लगता है कि फ़ौज उतारने से चुनाव नहीं जीता जाता। ये तो भीड़ भी वोटों में नहीं बदल सकते, वो तो मतदाता ही सब कुछ फैसला ले सकते हैं। तो आप कितनी फौज लगा दो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मतदाताओं का दिल जीतना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, मतदाताओं का दिल जीतना बहुत जरूरी है। एक प्रमुख खबर आ रही है किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत से। राकेश टिकैत कल उड़ीसा के राज्य के दौरे पर थे, वहां उन्होंने महापंचायत की, लेकिन वहां पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे राजनीति में फिर कभी नहीं आएंगे। उन्हें जो हासिल करना था वो एक किसान नेता के रूप में हासिल कर लिया। राजनीति से किसान का कोई भला नहीं हो सकता। क्या कहेंगे सर उनके इस बयान पर? अब देखिए, बात निकलेगी थी बहुत दूर तक जाएगी, बेवजह लोग उदासी का सबब पूछेंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक माहौल बनाया जा रहा था कि राकेश टिकैत किसी तरीके से कोई एक पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पे ये काम कर रहे हैं, या वो कभी राज्यसभा जा सकते हैं, या उनको उत्तर प्रदेश में MLC बना जा सकता है। एक ये चर्चाएं बहुत चल रही थी। जाहिर है कि उन्होंने इस चर्चाओं पे विराम देने के लिए ये शायद बयान दिया होगा, और उनकी बात भी ठीक है कि आप राजनीति में नहीं रहकर भी बहुत बड़े फैसले ले सकते हैं, क्योंकि जिसके साथ जनता है वही असली नेता है। और अगर राकेश टिकैत साहब के पास किसान हैं, भीड़ है, लोग हैं, तो सबसे बड़े जन नेता हैं।
नेता तो पब्लिक ही बनाती है ना, और तो कोई बनाता नहीं है। राजनीति में वही लोग होते हैं जिनके साथ जनता होती है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं से उन पर कोई प्रेशर पड़ रहा हो राजनीति में आने का, या उनको राजनीति में पार्टी का किसी का सपोर्ट को लेके उनको बदनाम किया जा रहा हो, तो शायद उन्होंने इस तरह का बयान दिया होगा। और राकेश टिकैत जी इस तरह से पहले अपने आप को आजमा भी चुके हैं, और जाहिर है कि पार्टी में रह के फिर आदमी राजनीति में आता तो एक दल से बन जाता है। आज भारतीय किसान यूनियन किसी दल में नहीं है, उस पर किसी दल का ठप्पा नहीं है, और किसान उसके साथ हैं, तो इससे बड़ी ताकत उनके पास कोई हो नहीं सकती। क्या विधानसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले राकेश टिकैत का यह बयान कुछ दलों के लिए झटका हो सकता है? नहीं, किस तरह का बयान, क्या है झटका? जैसे कांग्रेस ये चाह रही थी कि राकेश टिकैत उसके ये अंदर खाने में ये चर्चा है कि राकेश टिकैत को शायद कांग्रेस राज्यसभा में ले जाना चाहती है, और उसके बदौलत विधानसभा चुनाव में उसको कोई, या राष्ट्रीय लोकदल नहीं, मुझे नहीं लगता भट्टाचार्य जी ऐसी कोई बात है, क्योंकि अगर जिस तरह की ये बातें चल रही हो केवल और केवल आंदोलन को कमज़ोर करने की ही नहीं हो रहा होगा इस तरह से। अभी मैं किसी एक नेता का बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं वो ये कानून का विरोध कर रही हैं। तो सवाल ये है कि सही बात वो लोग कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो हम किसी को राष्ट्र विरोधी नहीं कह सकते। और कांग्रेस की तो स्थिति खुद अभी स्थिति नहीं है कि वो किसी को क्या दे दे, अपने आप घर संभाल ले, बहुत बड़ी बात हैगी। और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए ये बातें निकाली जा रही हैं। जी हाँ, प्रधान संपादक जी का ये कहना है कि आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए इस तरह की बातें उड़ाई जा रही है। तो आज परिचर्चा में बस इतना ही। अब हमारी सहयोगी शोभा भारती के साथ देखिए युग करवट न्यूज़। कैमरामैन वरुण और ऋतुराज के साथ मैं सुब्रत भट्टाचार्य, स्टूडियो से आप सभी का धन्यवाद, आभार। धन्यवाद बहुत बहुत। नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज़ बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। एक और ट्रेन हादसा होने से बचा लखनऊ जा रही जनशताब्दी एक्सप्रेस की लगेज बोगी में लगी आग, रेलवे फोरेंसिक विभाग कर रही जांच। दूषित पानी पीने से 100 से अधिक लोग पड़े बीमार, कमिश्नर ऑफिस से फोन आने पर स्वास्थ्य विभाग आया हरकत में। पंचायत चुनाव के लिए जिला स्तरीय आरक्षण सूची जारी, पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत की सीटों के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं। राकेश टिकैत ने फिर किया राजनीति में आने से इनकार, उन्हें जो चाहिए सब कुछ मिल गया। शनिवार को दिल्ली से लखनऊ जा रही जनशताब्दी एक्सप्रेस की लगेज बोगी में भीषण आग लग गई। आग लगने से बोगी में रखा करोड़ों रुपए का सामान भी जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे की चपेट में आकर कोई जनहानि नहीं हुई। बोगी की जांच में सैनिटाइजर की खेप मिलने से रेलवे अधिकारी सख्ते में हैं। इस मामले की जांच रेलवे फोरेंसिक विभाग कर रहा है, साथ ही सीसीटीवी फुटेज से भी जांच की जा रही है। दिल्ली से लखनऊ जा रही लखनऊ जनशताब्दी के पार्सल वैन में शनिवार सुबह आग लगने से रेलवे व यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। आग लगने से पार्सल वैन में रखा करोड़ों रुपए की कीमत का सामान जलकर खाक हो गया। लखनऊ जनशताब्दी एक्सप्रेस शनिवार सुबह 6:38 पर दिल्ली से रवाना हुई थी। ट्रेन 6:41 पर गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंची तो ट्रेन के गार्ड ने पार्सल वैन से धुआं निकलता देखा। गार्ड ने तत्काल रेलवे के आला अधिकारियों को जानकारी दी और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ही मिनटों में आग और भड़क गई। मौके पर पहुंचे रेलवे के आला अधिकारियों, आरपीएफ, जीआरपीओ के जवानों व दमकल विभाग ने तत्काल ट्रेन के यात्रियों को सुरक्षित करना शुरू कर दिया। दमकल की 4 गाड़ियों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद धधकती आग पर काबू पाया। घटना का जायजा लेने पहुंचे नॉर्दर्न रेलवे के जीएम आशुतोष गंगल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना में किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ है। पावर कार के लगेज कंपार्टमेंट में आग लग गई है। तुरंत हम लोगों ने फायर ब्रिगेड को संपर्क करा। फायर ब्रिगेड यहाँ पहुंची और फायर फाइटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। आगे की ट्रेन हमने सेपरेट कर दी जिससे आग दूसरे हिस्से में ना फैले। तो ये काम बहुत जल्दी करीब 10 मिनट के अंदर हो गया था। और इसके बाद फायर फाइटिंग की जो प्रक्रिया थी उसमें फायर ब्रिगेड ने काम शुरू किया और उन्होंने उसके बाद कुछ सामान बाहर निकालना पड़ा क्योंकि आग अंदर सामान भरा हुआ था। उसमें आग कंट्रोल करने में प्रक्रिया चल रही थी और ये प्रक्रिया अभी भी चल रही है। हमने एक वरिष्ठ अधिकारियों की टीम नॉमिनेट कर दी है जिसमें सभी संबद्ध अधिकारी रहेंगे। ट्रेन के पार्सल वैन से जब दमकल कर्मियों ने सामान निकालना शुरू किया
तो उसमें बड़ी संख्या में सैनिटाइजर की बोतलें बरामद हुई, जिसे लेकर अधिकारियों में हड़कंप मच गया। रेलवे जीएम ने कहा है कि इस मामले की जांच के लिए रेलवे के अलावा फॉरेंसिक टीम भी लगाई गई है। साथ ही पार्सल वैन में जहां से सैनिटाइजर लदवाए गए हैं उसके सीसीटीवी फुटेज भी जब्त किए गए हैं। इस बात की जांच होगी कि अधिकारियों की जानकारी में यह सैनिटाइजर पार्सल वैन में रखे गए थे या नहीं, और जो इसकी विस्तृत जांच कर पाएंगे। फॉरेंसिक के लिए भी हम लोगों ने राज्य सरकार को, पुलिस को संपर्क किया है और वो फॉरेंसिक जांच भी कराएंगे, जिससे हमें कुछ इसमें क्लू मिल सके। तो अभी कॉज के बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हम लोग की चेष्टा ये रहेगी कि हम लोग जल्दी से जल्दी इस इंक्वायरी को पूरा करके और इसके सही कॉज तक पहुंच सकें, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो है वो हम बहुत कंट्रोल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारा प्रयास यही रहता है। वहीं गाजियाबाद के चीफ फायर ऑफिसर ने बताया कि सूचना मिलने पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। आग इतनी भयंकर थी कि बोगी के दोनों गेट पूरी तरह से जाम हो गए थे, जिन्हें तोड़कर आग को बुझाया जा सका। सुबह लगभग 7 बजे सूचना मिली कि शताब्दी एक्सप्रेस के पिछले हिस्से में बोगी में आग लगी हुई। तत्काल फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियाँ भेजी गई। यहाँ पहुंचकर देखा गया कि बोगी ट्रेन के पिछले हिस्से में जो बोगी है, जनरेटर और लगेज का यान है, इसमें आग लगी हुई है। तत्काल इसको ट्रेन के अन्य हिस्सों से जो है काट करके जो है अलग किया गया तथा दरवाजे को तोड़ करके आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया है। तो जिसमें काफ़ी सामान भरा हुआ है, सामान निकाला जा रहा है और किसी तरह की कोई जनहानि नहीं। गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी यात्रियों को कोई चोट नहीं आई। ट्रेन को बोगी से अलग कर कुछ देर बाद ही रवाना कर दिया गया, जिससे यात्रियों ने राहत की सांस ली है। मामले की जांच गाजियाबाद पुलिस द्वारा भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि आग में करोड़ों रुपए का माल जलकर खाक हो गया है, जिसमें बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक गुड का सामान था। इस घटना के कारण 2 ट्रेनों को डाइवर्ट भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, योग करवट न्यूज। गाजियाबाद की महागुन सोसाइटी में उस समय हड़कंप मच गया जब यहां के 2 टावर में सैकड़ों लोग दूषित पानी पीने के बाद बीमार पड़ गए। बीमार लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने का खुलासा तब हुआ जब सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पर इसकी जानकारी दी गई थी। कविनगर थाना क्षेत्र में स्थित महागुणपुरम सोसाइटी के 2 टावर के लोगों में उस समय हड़कंप मच गया जब एक के बाद एक 100 से अधिक लोग उल्टी दस्त का शिकार हो गए। बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने पर लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वहीं सोसाइटी में रहने वाले चिकित्सकों ने भी तत्काल मरीजों की प्राथमिक चिकित्सा की। हैरानी की बात यह है कि शुक्रवार से यहाँ के लोग दूषित पानी के चलते बीमार हो रहे थे, लेकिन स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी दिए जाने का भी प्रयास किया, लेकिन जब किसी का फ़ोन नहीं मिला तो सोसाइटी वासियों ने मेरठ कमिश्नर को फ़ोन पर इसकी जानकारी दी, जिसके बाद शनिवार को स्वास्थ्य विभाग व पुलिस की टीम ने सोसाइटी पहुंचकर जांच शुरू की। स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़ी संख्या में लोग बीमार हैं। हो गए 3 दिन हो गए। परसों शाम से बच्चे कह रहे हैं पेट में दर्द हो रहा है, तो मैंने मेरी माताजी ने बोला बेटा कोई बात नहीं, ऐसी प्रॉब्लम हो गई होगी, खाना वाना नहीं खा रहा है तू, ढंग से खाना खा ले। तो माताजी ने ढंग से खाना खिला दिया। आज रात को 2 बजे कॉल आई, हमें ध्यान नहीं दिया, ऐसी मिस कॉल लग गई होगी रात को लगाने समय। 3:30 बजे फिर कॉल आई है भाई मैडम कि किट्टू की तबीयत बहुत खराब हो गई, जल्दी आ जाओ आप। मेरे भाई का घर है ये कोटरी भागीरथ टावर में। मैं तुरंत भागा अपनी वाइफ को लेके आया। आज मेरी वाइफ ऑफिस भी नहीं गई। हमने कहा यहीं से चले जाएंगे, छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी। पता चला बेटी भी बीमार है। उनके परिवार में कितने लोग बीमार हो गए इससे? उनके परिवार में तो एक था बेटी उनकी, हमारे 2 बच्चे यहाँ पर आए हुए थे। तो हमने कहा चलो ठीक है, दवाई कौन सी ले अब? हमने कहा चलो ठीक है, पुराना पर्चा था दिसंबर का। हमने कहा वो सारी दवाइयाँ हमने अब कहाँ मिलेंगी दवाइयाँ रात की 2, 2:30, 3 बजे। हम रास्ते में आए रामप्रस्था कॉलोनी से। हमने रास्ते में अपोलो देखा, कहीं था बंद था, कहीं पर भी दिखाए। संतोष मेडिकल खुला हुआ था। संतोष मेडिकल से हमने 326 रुपए की सारी दवाइयाँ ली हैं। हमारे पास उसका पर्चा भी है। पूरी सोसाइटी में आपके टावर में कितने लोग बीमार हो गए? जो है ये भागीरथी टावर की ज़्यादा है, 30+ लोग हैं भागीरथी। नहीं यहाँ जो डोर मिला के 50 लोग, टोटल तो 50-60 क्रॉस। पानी की टंकी का सफाई नहीं होती है, कोई टाइमिंग सब होती है। आई डोंट नो दिस टाइम कैसे हो गया, इतने साल से भी कुछ सफाई तो होती ही होगी, प्रॉपर तरीके से पानी होता है, सब कुछ मेंटेन होता है। बट ये इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इस वजह से कुछ प्रॉब्लम आई है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम।
सोसाइटी के लोगों ने बताया कि बोरिंग के जरिए टंकी में पानी पहुंचता है, जहां से सभी फ्लैटों में पानी जाता है। अधिकतर घरों में आरओ प्लांट लगा होने के बाद भी लोग पानी पीने के कारण बीमार हो गए हैं। बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने की जानकारी तब सामने आई जब सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पर इसकी जानकारी शेयर की, तो फिर लोगों ने अपने परिजनों के बीमार होने की जानकारी दी, तो पता चला कि सैकड़ों लोग बीमार हो गए हैं, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। एक्चुअली बच्चों को कब से जो उल्टी दस्त हो रहा है, अच्छा, तो उसके लिए बच्चे कुछ एडमिट हो गए हॉस्पिटल कोलंबिया में। हाँ हाँ हाँ। उसके लिए हम सैंपल वगैरह ले रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो एम्बुलेंस बुला ली, इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस बुला लिया। तो अभी कितने बच्चों को एडमिट करा चुके हैं आप? 4-5 बच्चे एडमिट हो गए, बाकी जेंट्स भी गए हुए हैं। जेंट्स भी गए, तो अपने मतलब द्वारा जो है स्वास्थ्य विभाग हॉस्टल लेके चल रहे हैं हम लोग। बीमार लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें बच्चे भी बड़ी संख्या में शामिल हैं जो बीमार हैं। कमिश्नर स्तर पर सूचना जारी होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें मौके पर पहुंच गई। पानी की सैंपलिंग की गई है। सभी सोसाइटी वालों को उबला पानी पीने की हिदायत दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की जानकारी दिए जाने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। शनिवार को ग्राम पंचायत चुनाव के लिए जिला स्तर पर आरक्षण सूची का प्रकाशन किया गया। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जारी हुई इस सूची में जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत की सीट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन जिला पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों की सीटों में भारी फेरबदल किया गया है। आरक्षण सूची में इस बदलाव से सामान्य सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे प्रत्याशियों की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शनिवार को ग्राम पंचायत चुनाव के पदों के लिए जिला स्तर पर आरक्षण सूची का प्रकाशन किया गया। नई सूची में जिला पंचायत अध्यक्ष की आरक्षण सूची में कोई बदलाव नहीं किया गया। क्षेत्र पंचायत सूची में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों की सीटों में भारी फेरबदल हुआ है। भोजपुर वार्ड 1 की सीट को छोड़कर बाकी सभी 13 सीटों के आरक्षण में बदलाव हुआ है। पूर्व में जारी हुई जिला पंचायत सदस्य की भोजपुर वार्ड 3, मुरादनगर वार्ड 5, मुरादनगर वार्ड 6, मुरादनगर वार्ड 7, रजापुर वार्ड 11 की सीट सामान्य की गई थी, लेकिन शनिवार को जारी हुई इन सभी सीटों को महिला व अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। यानी इन सीटों के सामान्य होने पर जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने का मन बना चुके थे, उनको इस नई सूची के जारी होने से करारा झटका लगा है। यही स्थिति ग्राम प्रधानों की सीटों को लेकर भी है। यहाँ भी करीब 50% सीटों के आरक्षण में बदलाव हुआ है। लोनी ब्लॉक की इलायचीपुर व हकीकत खुदाबाद सीट के खिलाफ सबसे अधिक आपत्ति पूर्व सूची जारी होने पर आई थी। पूर्व में इलायचीपुर की सीट अनुसूचित जाति और हकीकतपुर खुदाबाद की सीट पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित की गई थी, जिसे लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। लेकिन अब जारी हुई सूची में दोनों सीटों को सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया है। बता दें कि पूर्व में जारी हुई आरक्षण सूची को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 2015 वर्ष को आरक्षण बेस मानते हुए आरक्षण का प्रकाशन जारी करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के बाद शनिवार को जिला स्तर पर आरक्षण सूची जारी की गई है। 22 मार्च तक आरक्षण सूची पर आपत्तियां दर्ज की जाएंगी, जिनका 23 मार्च को निस्तारण कर अंतिम आरक्षण सूची प्रकाशित की जाएगी। नई जारी हुई आरक्षण सूची में क्षेत्र पंचायत प्रमुख पद के लिए कोई बदलाव नहीं हुआ है। भोजपुर ब्लॉक की सीट अनुसूचित जाति महिला, लोनी ब्लॉक की पिछड़ा वर्ग महिला और मुरादनगर और रजापुर ब्लॉक की सामान्य सीट रखी गई है, जबकि जिला पंचायत सदस्यों के सीट आरक्षण में भारी फेरबदल हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू शनिवार को गाजियाबाद पहुंचे। उन्होंने एमएलसी चुनाव के प्रत्याशी जेके गौड़ के विजयनगर स्थित स्कूल में कार्यकर्ताओं से कई मसलों पर चर्चा की। लल्लू के गाजियाबाद पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोश और खरोश के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान लल्लू ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने को कहा। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर राजनीति में आने से इनकार कर दिया। ओडिशा में किसान पंचायत को संबोधित करने पहुंचे राकेश टिकैत ने पत्रकारों से कहा कि राजनीति से किसानों की समस्या का हल नहीं हो सकता है, इसलिए वे राजनीति में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश भर में किसान पंचायत कर केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों की पोल खोलेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत कृषि कानूनों के विरोध में देश के अलग अलग राज्यों का दौरा कर किसान पंचायतों को संबोधित कर रहे हैं। शुक्रवार को वे
उड़ीसा में थे, जहां उन्होंने किसान महापंचायत को संबोधित किया। राकेश टिकैत ने इस दौरान मीडिया से भी बातचीत की। जब उनसे यह कहा गया कि आप जो आंदोलन कर रहे हैं उससे केंद्र सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो वे भड़क गए और कहने लगे कि आप ही पता करो कि सरकार पर कोई असर हो रहा है या नहीं। लेकिन अब ये नहीं होगा। अब संयुक्त मोर्चा आ गया है, इन्हें पूरे विभाग बेचे। जब किसानी का नंबर आया तो देश का किसान इकट्ठा होकर अब सामने आ गया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो दिल्ली के आसपास के जो लोग हैं, जो दिल्ली कभी चारों तरफ से घिरी नहीं, बहुत मोर्चे उसके खाली रहते थे, अब की बार है कि दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर रखा हुआ है। कई लाख आदमी आज भी दिल्ली के चारों तरफ है, पक्के मकान बनाने शुरू कर दिए, अपने परिवार को वहां ले आए। जब 1 महीना और 15 दिन हुए तो ये लगता था कि चले जाएंगे, लेकिन जब 4 महीने हो गए तो ये लगा कि ये तो हमारा जन्म स्थल है, दिल्ली हमारा कर्म स्थल है, वो हमारी कर्म स्थली है, उसी से ही देश के किसानों को आजादी मिलेगी। जो दिल्ली के चारों तरफ को जो बॉर्डर है, वे बॉर्डर मजबूत होंगे तो पूरे देश के किसान के भाग्य का फैसला उन किसानों के बॉर्डरों से होगा। राकेश टिकैत से जब पूछा गया कि वो देश भर में घूम घूम कर किसान पंचायत कर रहे हैं, लेकिन इससे क्या हासिल होगा, तो सुनिए उनका जवाब। घबराने की बात नहीं। अब आप दिल्ली तक अपनी फसल को लेकर नहीं जा सकते। आपको अपने आंदोलन अपने जिलों में शुरू करने पड़ेंगे, अपने कलेक्ट्रेट पर शुरू करने पड़ेंगे, अपने डीएम ऑफिस पर शुरू करने पड़ेंगे, कहीं न कहीं आपको धरने शुरू करने पड़ेंगे, अपने जो धरना स्थल है वे बनाने पड़ेंगे। एक मैसेज जाए, पूरे देश भर में हजारों जगह आज भी धरने चले हुए हैं। बहुत जगह का पता भी नहीं कि वो पूरे जो संयुक्त मोर्चे की जो कॉल हो उसको फॉलो करते हैं लोग। महाराष्ट्र में गए तो वहां के लोगों ने बताया कि जो संयुक्त मोर्चे की कॉल होती है हम उसको फॉलो करते हैं। राजस्थान के बहुत से जिले हैं कि वहां पर लोग बैठे हुए हैं, डीएम के ऑफिस पर वहां पर बैठे हुए हैं, मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं, लोग धरने दे रहे हैं। जो संयुक्त मोर्चा कहता है उसकी बात को मानते हैं। सरकार अभी 2 महीने से बात नहीं कर रही, हम भी आदी हो गए। प्रेस के लोग पूछते हैं कि कब बात करोगे, हमने कहा कि हमको जरूरत ही नहीं है अभी, और हमको लगती है कि सरकार जो है वो सर्दी में गई थी किसानों के बीच से, और सर्दी में ही वापसी आएगी। तो लोग कहते हैं कि इस तरह की बात क्यों करते हो, हमने कहा कि हमारे वहां पे मेले लगते हैं, और मेले में अगर कोई गुम हो जाए तो अगले साल उसी मेले में आएगा, उसका परिवार भी आएगा, वो गुम हुआ व्यक्ति भी वहीं आएगा, तो उन दोनों परिवारों का मेल मिलाप वहीं होता है। इसीलिए सरकार सर्दी में गई तो सरकार सर्दी में ही मिलेगी। राकेश टिकैत का कहना है कि राजनीति से किसानों की समस्या हल नहीं की जा सकती है, इसलिए वे राजनीति में नहीं जाएंगे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब राकेश टिकैत चुनावी मैदान में थे। यह बात अलग है कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि वे राजनीति में नहीं आएंगे, उन्हें जो जगह चाहिए थी वह जगह उन्हें मिल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने यानी मुलायम सिंह यादव के कुनबे में शकुनी कौन है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अखिलेश के चाचा और पूर्व मंत्री शिवपाल यादव का कहना है कि परिवार में मौजूद एक शकुनी के कारण ही परिवार में एकता नहीं हो रही है। अब शिवपाल यादव का इशारा किसकी ओर था, यह तो शायद प्रदेश की जनता भली भांति जानती है।
उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने यानी मुलायम सिंह यादव के कुनबे में पिछले कई सालों से चली आ रही कलह पर अभी भी विराम नहीं लग पाया है। अब जब विधानसभा चुनाव होने में 1 साल से भी कम का समय रह गया है, अखिलेश के चाचा और पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव के नए बयान से अब कलह के और बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे शिवपाल यादव ने मंच से क्या कहा, यह आप भी सुन लीजिए। किस मुकाम पर थी और आज कहां है? हमने तभी कहा समाजवादी पार्टी के लोगों, समाजवादी पार्टी के 14 में हारी, 17 में हारी, 19 में हारी, तब मैंने कहा कि ऐलान कर। शिवपाल सिंह ने 2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 के विधानसभा चुनाव और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार का जिक्र किया। शिवपाल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि किसी का घर तब टूटता है जब घर में कोई ना कोई शकुनी जैसे लोग होते हैं। हमारे घर में भी शकुनी जैसे लोग हैं। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं, घर कब टूटते, घर कब अपनी टुकड़ा होता, जब उस घर में कोई न कोई सपनी जैसे लोग पैदा हो जाते। हमारे घर में भी सपनी जैसे लोग पैदा हो। हमेशा हम लोगों ने नेताजी के साथ काम किया। शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी को फिर से एक होने से रोकने के पीछे कुछ लोगों का हाथ करार देते हैं। यह हाथ किसका है, यह तो शिवपाल यादव भी जानते हैं और अखिलेश यादव भी। बहरहाल अखिलेश की ओर से एकाक की रुचि नहीं दिखाने पर अब शिवपाल सिंह यादव दूसरे छोटे दल और ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने धनकौर क्षेत्र के एक होटल में चल रहे देह व्यापार के एक बड़े अड्डे का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापे के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस को होटल में देह व्यापार का कारोबार चलने की शिकायत मिल रही थी, जिस पर शनिवार को कार्रवाई की गई। पुलिस उपायुक्त जोन तृतीय राजेश कुमार सिंह ने पूरी कार्रवाई के बारे में विस्तार से बताया। आज एसीपी तृतीय ग्रेटर नोएडा के नेतृत्व में धनकौर क्षेत्र में मंडी श्याम नगर चौकी के अंतर्गत चीती गांव के पास स्थित न्यू क्राउन प्लाजा होटल पर दबिश दी गई थी, जिसमें देह व्यापार में संलिप्त 12 महिलाएं और 11 पुरुष, जिसमें वहां का मैनेजर भी शामिल है, उनको अरेस्ट किया गया है। ढेर सारी आपत्तिजनक वस्तुएं वहां से बरामद हुई हैं। इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है, इनको जेल भेजा जाएगा। इसमें पुलिस की भी भूमिका संदिग्ध है और प्रथम दृष्टया जो अब तक जांच में संलिप्त पाए गए हैं, उसमें 4 कांस्टेबल, 1 हेड कांस्टेबल और ड्राइवर को तत्काल लाइन हाजिर किया जा रहा है और निवर्तमान चौकी इंचार्ज जो परसों ही यहां से रवाना हुए हैं, उनके विरुद्ध भी रिपोर्ट दी जा रही है और प्रभारी निरीक्षक धनकौर के विरुद्ध भी एडिशनल डीसीपी के द्वारा जांच कराई जाएगी। इनकी क्या संलिप्तता रही है, इनकी भूमिका क्या रही है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास के खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट। विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।